सोलन टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम याओ को बाहर की साइड देखते हैं, जहाँ पे वांग डोंग आते हुए कहता है कि याओ तुम कैसा फील कर रहे हो और तुम अपने आप पे ज्यादा प्रेशर मत डालो। तो याओ इससे कहता है कि तुम निश्चित रहो और मैं सारी चीजें अच्छे से जान गया हूँ और उदास होना सिर्फ कायरो का काम ही होता है, बल्कि अब तो मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तो वांग डोंग इससे कहता है कि याओ मुझे ऐसा दिखता है कि तुम बड़े हो गए हो। तो याओ हंसते हुए कहता है कि मैं श्योर तो नहीं कि मैं बड़ा हो गया हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि मुझे अभी काफी ज्यादा भूख लग रही है। तो वांग डोंग कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर खाने के लिए ले चलता हूँ। और खाना खाते समय युहा वांग डोंग से पूछता है कि वांग डोंग क्या तुम अपनी स्पिरिट रिंग को हासिल कर चुके हो। तो वांग डोंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, और अब जब तुम ऐसे हो तो मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ, हालांकि अब मुझे राहत महसूस हो रही है। और तभी युहा रुकते हुए कहता है कि वांग डोंग। तो वांग डोंग कहता है आखिर क्या मसला है। तो युहा कहता है कि मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट है जो तुम्हें बताना अभी बाकी है, और मैं अभी ना बताऊं तो तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना। तो वांग डोंग थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है कि मेरे पास भी एक सीक्रेट है तुम्हें बताने के लिए, और मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारा सीक्रेट मेरे लिए सीक्रेट नहीं रह जाएगा। और इस दौरान वांग डोंग की आवाज भी थोड़ी सी चेंज होती, तो इस चीज को यह भी नोटिस कर लेता है, लेकिन फिर भी ये इस चीज को इग्नोर मारते हुए कहता है कि जब सही समय आएगा तब मैं पक्का तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स बताऊंगा, और तुम निश्चित रहो तुम ही पहले होगे जो इसे सुनेगा। तो वांग डोंग कहता है कि तो ठीक है, अब ये सब तय रहा। तो यह कहता है कि वांग डोंग क्या तुम कल स्पिरिट रिंग को ढूंढने के लिए जाओगे क्या, और आज रात क्या हम कल्टीवेट कर सकते हैं क्या, क्योंकि आखिरकार मेरी कल्टीवेशन बढ़कर 50 पे पहुंच गई है। और इतना ज्यादा लेवल अप होने की वजह से वांग डोंग भी काफी हैरान होता है, और यह कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे आइस चिल चेल्सडोनी बैड की वजह से ही हुआ है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जो मैंने एक ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अभी मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि मैं इस नुकसान की भरपाई कर सकूं। तो वांग डोंग मजे लेते हुए कहता है कि तो तुम अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हो नुकसान की भरपाई करने के लिए, मतलब कि तुम अपने आप को मुझे बेच दो। तो यह हंसते हुए कहता है कि वैसे ये तरीका भी अच्छा है, तो फिर चलो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके मैं अभी के अभी ही अपने आप को तुम्हें बेच देता हूँ, और तब तक सब कुछ ठीक है जब तक कि तुम मुझे दोबारा किसी को बेच नहीं देते हो। तो वांग डोंग कहता है कि मैं भी ऐसा नहीं करना चाहूंगा। तो यह हंसते हुए कहता है कि मैं ये जानता हूँ। और तभी वांग डोंग ब्लश करते हुए गुस्से से मन में कहता है कि आखिर ये अभी मैंने क्या कह दिया, और फिर ये टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि युहाओ जल्दी जल्दी खाना खा लो, ये सब ठंडा हो रहा है। तो युहाओ कहता है कि मैं बहुत खा चुका हूँ। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युहाओ और दोनों ही क्लैन लीडर्स वांग डोंग को क्लियर स्काई कैसल से भेज रहे होते हैं। और जब वांग डोंग यहाँ से चला जाता है तो दार्मिंग कहता है कि यंग मैन चलो अब हमें भी थोड़ी बातचीत कर लेनी चाहिए। और इनकी बात को सुन के यह मन में कहता है कि आखिर इनके इरादे क्या हैं। और जब ये तीनों बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं तो दार्मिंग यह से बैठने के लिए कहता है, और इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए यह मन में कहता है कि कैसा हो सकता है कि अब जब वांग डोंग यहाँ से चला गया है तो ये इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के चीजों को मेरे लिए मुश्किल करना चाहते हों। इसलिए यह घबराते हुए कहता है कि एल्डेस्ट क्लैन हेड, सेकंड क्लैन हेड, मैं सच में तहे दिल से माफी मांगता हूँ कि मुझे यहाँ पे आए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, और मैंने आपके आइस चिल चेल्सडोनी बैड को डिस्ट्रॉय कर दिया, और मैं पक्का किसी ऐसे रास्ते के बारे में जरूर सोचूंगा जिससे कि मैं फ्यूचर में इस चीज की कीमत चुका सकूं, इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तो डार्मिंग कहता है कि कोई बात नहीं, और तुम्हें आज यहाँ पे बुलाने का असली कारण ये है क्योंकि हम उन कहानियों को सुनना चाहते हैं जो कि तुमने और वांग डोंग ने एक्सपीरियंस किया है। तो यह राहत की सांस लेते हुए कहता है कि तो ये वजह है, जिस पे डार्मिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वांग डोंग असल में अपनी स्कूल लाइफ के बारे में काफी कम बारी बोलती है, इसलिए ही हम तुमसे सुनना चाहते हैं। तो यह बताता है कि स्कूल का पहला दिन था जब हम शेरेक एकेडमी आए थे, और जैसे ही युवा ने अपनी कहानी को सुनाना शुरू किया था तो दार्मिंग और आर्मिंग जो सिंहासन पे आराम से बैठे थे, तो ये दोनों तुरंत युवा के बाजू में आ जाते हैं और किसी बच्चे की तरह काफी इंटरेस्ट के साथ इसकी कहानी को सुनने लगते हैं। और ये दोनों इतनी तेजी से युवा के बाजू में पहुंचे होते हैं, युवा को भी पता नहीं चलता है कि ये दोनों कब इसके साइड में आके बैठ गए हैं, और इस वजह से यह थोड़ा सा चौंक भी जाता है। और फिर यह अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब उस साल हमने एकेडमी के अंदर एंटर किया और तभी हम पहली बार भी मिले थे, लेकिन उसी दौरान हमारी किसी बात को लेके छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, और इसे हम अपना भाग्य भी कह सकते हैं कि हमें एक ही डॉर्म रूम के अंदर भी रहना था। और इस चीज को सुन के ये दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और काफी हैरान परेशान होते हुए कहते हैं कि क्या एक ही डॉर्म रूम में, वहाँ पे एक बंदा एक रूम में नहीं रुकता है। तो यह कहता है कि नहीं, दो लोग एक रूम में
होते हैं। और फिर ये दोनों कहते हैं कि तो फिर डॉर्म रूम के अंदर कितने बेड्स थे, जिसपे यह थोड़ा सा हैरान परेशान होते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल वहाँ पे 2 बेड्स थे और हम दोनों ही मेल है, तो फिर हम कैसे एक ही बेड पे सो सकते हैं। और इस चीज को सुन के ये दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। और फिर यह बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्लैन हेड्स आखिर क्या चल रहा है। तो ये दोनों बहाना मारते हुए कहते हैं कि ओ कुछ नहीं, हमें तो बस वांग डोंग के माइसोफोबिया की चिंता हो रही थी और तुम इस चीज पे ध्यान मत दो, तुम अपनी कहानी कंटिन्यू करो। और फिर यह शेरेक एकेडमी से अपनी कहानी को शुरू करता है और हाई लेवल स्पिरिट मास्टर्स के इंटर स्कूल स्पिरिट टूर्नामेंट तक का सब कुछ सुनाता है और तो और सन मून एम्पायर के अंदर जो हुआ था वो भी बताता है। और इस पूरी कहानी को यह काफी लगन से सुना रहा होता है, जबकि ये दोनों क्लैन लीडर्स काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ सुन रहे होते हैं। और फिर दामिंग कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों का एक साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और फिर आमिंग कहता है कि अब हैरानी नहीं हो रही है कि क्यों तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप इतना बढ़िया है। और यह कहता है कि ये तो मेरी खुशनसीबी है जो वांग डोंग मेरे भाई के रूप में मेरे साथ है। और फिर दामिंग कहता है कि आज से तुम्हें मुझे क्लैन लीडर कहने की कोई जरूरत नहीं है और मैं न्यू तियान हूँ और ये मेरा सेकंड ब्रदर टाइटन है और तुम हमें अंकल्स भी कह सकते हो। जिसपे यह कहता है कि हाँ अंकल न्यू। और फिर ये राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि मुझे आखिरकार इन दोनों से अप्रूवल मिल ही गया। और न्यू तियान कहता है कि हाँ हमने वो सब कुछ देखा जो उस दिन हुआ था और वो जो टीचर तुम्हारे साथ थे उनके साथ वाकई में काफी बुरा हुआ। और अभी तुम्हारी बॉडी कंडीशन कैसी है। तो यह कहता है कि अब मेरी बॉडी एकदम ठीक है और बस बात इतनी सी है कि किसी वजह से मेरा सी ऑफ कॉन्शियसनेस डैमेज्ड हो गया है और मुझे कल्टीवेट करने की जरूरत है जिससे कि मैं उसे रिकवर कर सकूं। और इस चीज को सुन के टाइटन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस डैमेज हो गया है, और अब जब ये डैमेज हो ही चुका है तो तुम अब भी यहाँ पे कैसे खड़े हो। तो यह कहता है कि हाँ वो डैमेज होके सिकुड़ चुका है लेकिन मेरे सोल एसेंस में किसी भी तरीके की इंजरीज नहीं हुई। तो न्यूतियान कहते हैं कि क्या तुम हमें अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को दिखा सकते हो। और फिर ये अपने हाथ को यह के माथे पे कुछ देर के लिए रखते हैं और फिर ये कहते हैं कि तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस रिकवर हो चुका है। और इस चीज की वजह से यह भी काफी हैरान होता है और ये हैरान होते हुए मन में कहता है कि क्या सच में दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि सी ऑफ कॉन्शियसनेस की इंजरीज को भी हील कर सकती हों। और ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ मूलाओ ही कर सकते थे। और इस चीज के लिए यह अंकल नियो का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करता है और ये मन में कहता है कि क्लियर स्काई सेट की ये जो क्लैन हेड हैं ये उस रैंक पे जिसपे इन्हें जहर दे के नहीं मारा जा सकता है। और फिर अंकल नियो कहते हैं कि यह तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एक और स्पिरिचुअल सी है और ये पक्का वही होगा जिसने तुम्हारे सोल एजेंट्स को प्रोटेक्ट किया था। यह मेरे पास एक रिक्वेस्ट है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम इस पे एग्री करोगे या नहीं। तो यह कहता है कि अगर कुछ ऐसा जो मैं कर सकता हूँ तो आप कहिए। तो ये कहते हैं कि तुम्हारे दूसरे स्पिरिचुअल सी के अंदर जो एम्ब्रॉय है उसमें मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए अगर उसमें किसी भी तरीके का बदलाव होता है तो प्लीज उस बारे में मुझे जरूर बताना। जिसके लिए यह आराम से मान जाता है और कहता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो स्पिरिट बीस्ट इंसानों से हजारों लाखों साल पहले अपीयर हुए थे लेकिन इंसानों के खूनी तांडव की वजह से काफी ज्यादा गिरावट आई है, इसलिए अब काफी सारे ऐसे स्पिरिट मास्टर्स हैं जो कि सोल रिंग्स की जगह पे किसी और मेथड को इस्तेमाल करने पे रिसर्च कर रहे हैं जिससे कि स्पिरिट मास्टर्स की जरूरत की डिमांड को कम किया जा सके। और शायद तुम्हारा सोल बीस्ट एम्ब्रॉय ही वो पहला हो जो कि रिवोल्यूशन लेके आए जो कि इस चीज पे असर डालेगा कि फ्यूचर में स्पिरिट मास्टर्स कैसे कल्टीवेट करेंगे। और लगता है कि वो नया दौर जल्दी आने वाला है। और जब यह यहाँ से चला जाता है तो न्यूतियान कहता है कि सेकंड ब्रदर तुम्हें क्या लगता है। तो टाइटन कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है और मैं बता सकता हूँ कि इसके पास भी जियाओडोंग के लिए फीलिंग्स हैं लेकिन असल में ये काफी ज्यादा डम्ब है जो ये अब भी नहीं जान पाया कि जियाओडोंग असल में। और तभी न्यूतियान कहता है कि तुम इस चीज के लिए इसे दोष नहीं दे सकते हो और मैंने इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस को भी देखा है और इसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो काफी इम्प्रेसिव है और मैंने ये देखा कि ये लगभग 1 लाख ईयर स्पिरिट बीस्ट के लेवल तक पहुंच गया है। और तभी हमें रात के समय यह के चिल्लाने की आवाज आती है और ये काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्या ऐसा हो सकता है कि वो सोल बीस्ट इतनी जल्दी हैच हो गया हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।